हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएसएन एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 3 ये सेकंड वीडियो है। सेकंड पैराग्राफ। इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकेम सुल्तान। द chronicler of the age Minaz-e-Siraz recognized that she was more able and qualified than all her brothers, but he was not comfortable at having a queen as ruler, nor were the nobles happy at her attempt to rule independently. She was removed from the throne in 1214। सन 1236 में जो सुल्तान इल्तुतमिश थे उनकी डॉटर थी रज़िया, वो सुल्तान बन गई थी। उस एज के जो क्रॉनिकलर हैं, इतिहासकार मिनाज-ई-सिराज ने रिकॉग्नाइज किया शी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स, कि वो अपने सभी भाइयों से बहुत अधिक योग्य थी, सक्षम थी। बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर, पर कोई भी उसे रूलर या क्वीन के रूप में मान्यता नहीं दे रहा था। नॉट वर द नोबल्स हैप्पी एट हर अटेम्प्ट्स टू रूल इंडिपेंडेंटली, जो उसके दरबारी थे, उनके आसपास रहने वाले भी उसके इंडिपेंडेंट रूल करने से हैप्पी नहीं थे। शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1240 में रज़िया को जो सिंहासन है वहाँ से हटा दिया गया था। जेंडर डिस्टिंक्शंस यहाँ पर जो दिया गया है, सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन वुमेन एंड मैन। यूजुअली दीज डिफरेंस आर यूज्ड टू आर्ग्यू दैट मैन आर सुपीरियर टू वुमेन। जो जेंडर डिस्टिंक्शन यहाँ पर दिया गया, एक सोशल और बायोलॉजिकल जो डिफरेंस है मैन और वुमेन में, उसको लेकर जो आर्ग्यू किए जाते हैं कि जो मैन हैं वो सुपीरियर होते हैं वुमेन से। वॉट मिनाज-ई-सिराज थॉट अबाउट रज़िया। Minaz-e-Siraz thought that the queen's rule went against the ideal social order created by God, in which women were supposed to be subordinate to men. He therefore asked in the register of God's creation, since her account did not fall under the column of men, how did she gain from all of her excellent qualities? वॉट मिनाज जो ई सिराज जो थे क्रॉनिकलर, वो रज़िया के बारे में क्या सोचते थे। मिराज ई सिराज का ये सोचना था कि गॉड ने जो आइडियल एक सोशल ऑर्डर क्रिएट किया है, एक जो आदर्श समाज की जो व्यवस्था बनाई है, इन विच वुमेन सपोज टू बी सबॉर्डिनेट टू मैन, इसमें इस व्यवस्था में, इस समाज में जो वुमेन को मैन के सबॉर्डिनेट अधीन रहना चाहिए, और जो क्वीन है रज़िया, उनका शासन इसके विरुद्ध है। इसलिए वे कहते हैं कि गॉड के अकाउंट में रज़िया का नेम मैन के साथ नहीं आता। एक्सीलेंट क्वालिटीज़ के होते हुए भी उन्हें मैन जैसी कई क्वालिटीज़ होते हुए भी उन्हें क्या मिला था। रज़िया ऑन हर इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स, रज़िया मेंशन she was the daughter of Sultan Iltutmish. This was in contrast of the Queen Rudruma Devi 1262 to 1289 of the Kakatitya dynasty of Warangal, part of modern Andhra Pradesh. Rudruma Devi changed her name on her inscriptions and pretend she was man. Another queen, Dida, ruled in Kashmir 982-1003. Her title is interesting. It comes from Didi or elder sister, an obviously affectionate term given to a loved rule by her subject. एक दूसरे जो इंस्क्रिप्शन में, शिलालेख में रज़िया ने मेंशन किया है कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर थी, जो मॉडर्न आंध्र प्रदेश है के वारंगल एरिया में काकतीय डायनेस्टी पहले रूल करती थी। उस डायनेस्टी की क्वीन जो रुद्रमा देवी थी, जिन्होंने 1262 से 1289 तक रूल किया था, रज़िया से काफ़ी डिफरेंट थी, अपोजिट थी। रुद्रमा देवी चेंज्ड हर नेम और हर इंस्क्रिप्शन एंड प्रिटेंड शी वॉज अ मैन। और जो दूसरी जो रुद्रमा देवी थी वो से काफ़ी चेंज थी और
उन्होंने वहाँ पर जो एक इंस्क्रिप्शन है उसमें अपने नेम को मैन जैसा बताया है, और मैन होने का जो प्रिटेंड एक भ्रम उत्पन्न होता है जिससे कि वो मैन की तरह अपने आप को बताती थी। अनदर क्वीन थी दिद्दा 980 to 1003, कश्मीर की रूलर थी। हर टाइटल दिद्दा इज़ इंटरेस्टिंग, उनका जो टाइटल था दिद्दा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज इट कम्स फ्रॉम दीदी और एल्डर सिस्टर, क्योंकि ये दीदी बड़ी बहन से लिया गया है। लव और रिस्पेक्ट के लिए शायद वहाँ के जो लोग हैं वो उन्हें दिद्दा नाम से कहते थे। एक्सप्रेस मिनाज ideas in your own words. Do you think Razia shared these ideas? Why do you think it was so difficult for a woman to be a ruler? मिनाज इसिनाज के आइडियाज़ अपने ओन वर्ड्स में आप लिख कर देखिए, क्या आप भी ऐसा सोचते हो? इस तरह के आइडियाज़ रजिया के भी होंगे। एक वुमेन के लिए रूलर बनना उस टाइम कितना डिफ़िकल्ट था। नेक्स्ट पेज, फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द मेजर सिटीज़ कैप्चर्ड बाय शमशुद्दीन इल्तुतमिश। शमशुद्दीन जो थे उन्होंने बहुत बड़ी सिटीज़ को कैप्चर किया था, यहाँ पर इस मैप में बताई गई हैं। In the early 13th century, the control of Delhi sultans rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons. The sultans seldom controlled the hinterland of the cities and were therefore dependent upon trade, tribute or plunder or for supplies. जो दिल्ली सल्तनत थी, एक्सपेंशन उसके विस्तार में गैरिसन टाउन जो बताए गए हैं, अर्ली 13th सेंचुरी में दिल्ली सुल्तान्स उन एरिया पर कंट्रोल नहीं कर पाए थे क्योंकि वहाँ पर गैरिसन टाउन्स ने अपना कंट्रोल किया था। ये जो सुल्तान थे ये उन एरिया पर अपना जो हिंटरलैंड है, जो बाहर के एरिया नहीं है, शहर से काफ़ी दूर है, इसलिए कई बार जो इन जो सुल्तान्स होते थे उन्हें ट्रेड पूरा व्यापार पर या फिर प्लंडर लूटपाट पर उनके जो कार्य थे वो निर्भर थे। कई बार सुल्तान्स को प्लंडर या ट्रेड के ऊपर ही डिपेंड रहना होता था। कंट्रोलिंग garrison towns in distinct Bengal and Sindh from Delhi was extremely difficult. Rebellion, war, even bad weather could snap fragile communication routes. Delhi authority was also challenged by Mongol invasions from Afghanistan and by governors who rebelled. At any sign of the Sultan's weakness, the Sultanate barely survived these challenges. Its consolidation occurred during the reign of Ghiyasuddin Balban and further expansion under Alauddin Khilji and Mohammad Tughlaq. यहाँ पर जो हिंटरलैंड दिए गए हैं, जो सिटी से बाहर के एरिया होते थे उनको हिंटरलैंड कहा जाता था। गैरिसन टाउन वो वे रहते थे जहाँ पर फोर्टिफाइड एरिया में सोल्जर्स रहते थे। दिल्ली से दूर बंगाल और जो सिंध के गैरिसन टाउन्स को ये जो सल्तनत थी इन्होंने अपने एरिया में कंट्रोल करना स्टार्ट किया था, जो कि काफ़ी कठिन था। कई बार जो रेबेलियन बगावत करते थे, वॉर होती थी और बैड वेदर ख़राब मौसम के कारण जो कम्युनिकेशन के एरिया थे उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता था। दिल्ली अथॉरिटी या शासन को कभी कभी एक चैलेंज भी मिलता था जो कि अफ़गानिस्तान से आने वाले मंगोल और जो सूबेदार होते हैं उनसे मिलता था। सुल्तान को वीक होने पर जो गवर्नर हैं वो उनसे रेबेलियन विद्रोह करने लग जाते थे। कई बार जो कभी भी वहाँ के अगर सुल्तान थोड़े बहुत भी वीक होते थे तो वहाँ पर जो गवर्नर होते थे वो रेबेलियन काफ़ी विद्रोह करते थे उनके खिलाफ। सल्तनत जो थी उनका एक्सपेंशन भी हुआ था, काफ़ी बड़ी भी थी। कुछ ऐसे रूलर थे उनके टाइम में जैसे गियासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, ये जब रूल कर रहे थे उस टाइम पे जो सल्तनत है उसका विस्तार भी हुआ था।
The first set of campaigns along the internal frontiers of the Sultanate aimed at consolidating the hinterlands of the garrison towns. During these campaigns, forests were cleared in the Ganga, Yamuna, Doab, and hunter-gatherer and pastoralists expelled from their habitat. द फर्स्ट कैंपेन, इन्होंने जो पहला कैंपेन इंटरनल आंतरिक जो फ्रंटियर जो इंटरनल फ्रंटियर स्टार्ट किया था अपनी सल्तनत को एक्सपेंड करने के लिए, एक्सपेंशन के लिए, बढ़ाने के लिए गैरिसन टाउन से लेकर हिंटरलैंड जो एरिया काफ़ी दूर थे जहाँ पर कोई नहीं पहुँचता था, सबसे पहले इन्होंने उन्हें कवर करने के लिए सोचा। इस इंटरनल जो कैंपेन के लिए उन्होंने गंगा यमुना के आसपास के जो एरिया थे वहाँ पर जो होने वाले घने जो फॉरेस्ट थे उनको क्लीन किया और हंटर गैदरर जो शिकारी संग्रास थे, पेस्टोलिट्स थे, उन्हें अपने जो एरिया थे, हैबिटेट थे, उन्हें छोड़ना पड़ा था। These lands were given to peasant and agriculture was encouraged. New fortress, garrison towns and towns were established to protect trade routes and to promote regional trade. ये जो लैंड्स थी ये पीजेंट्स को दे दी गई थी, किसानों को दे दी गई थी जिससे कि एग्रीकल्चर को इनक्रेज किया जाए। बहुत से किले बनाए गए थे, गैरिसन टाउन बनाए गए थे और जो गैरिसन टाउन है उन्हें इस्टेब्लिश किया गया था, काफ़ी विकसित किया गया था टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड टू प्रमोट रीजनल ट्रेड, जिससे कि जो व्यापार है, व्यापार के मार्ग को प्रोटेक्ट किया जा सके। द सेकेंड एक्सपेंशन ऑक्योर्ड अलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत। मिलिट्री एक्सपेडिशंस इनटू साउथर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड culminated with Muhammad Tughlaq in their campaigns. Sultanate armies captured elephant, horses and slaves and carried away precious metals. सेकेंड एक्सपेंशन, दूसरा विस्तार जो उन्होंने किया था एक्सटर्नल फ्रंटियर्स, बाहरी जो फ्रंटियर्स सल्तनत का था, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम में साउथर्न इंडिया में मिलिट्री एक्सपेडिशन हुआ था, मिलिट्री जो भेजी गई थी और उनके कैंपेन्स को करती थी। इन कैंपेन्स में आर्मी कैप्चर्ड करती थी एलिफेंट को, हॉर्सेस, स्लेव जो दास या सेवक होते हैं, प्रीशियस स्टोन, कीमती जो स्टोन होते हैं, ये लोग इनको अपने साथ ले जाते थे। बट द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक रेन 150 years after somewhat humble beginning, the armies of the Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent. They had defeated rival armies and seized cities. The Sultanate collected taxes from the peasantry and dispensed justice in its realm. But how complete and effective was its control over such a vast territory? But the end of मोहम्मद तुगलक रेन, जो मोहम्मद तुगलक के शासन के अंत के समय 150 ईयर्स के बाद जो कुछ अच्छी स्टार्टिंग हुई थी, अच्छी शुरुआत हुई थी, दिल्ली जो सल्तनत की आर्मी थी इन्होंने सब कॉन्टिनेंट के लार्ज जो पार्ट तक पहुंच चुकी थी और काफ़ी एरिया को कवर कर लिया था। वे राइवल आर्मी को डिफीट कर रहे थे, उनके जो राइवल आर्मी थी, जो दुश्मन थे, उनको वे परास्त कर रहे थे और सिटीज़ को सीज्ड कर रहे थे और वे जो शहर थे उन्हें अपने अधिकार में ले रहे थे। सल्तनत पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करती थी और कोई भी झगड़ा या कोई प्रॉब्लम होती थी तो उनका जस्टिस भी करती थी। बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वॉज इट्स कंट्रोल ओवर सच अ टेरिटरी, पर किस तरह से वास्ट टेरिटरी पे वह अपना इफेक्टिव कंट्रोल कर पाए थे। कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क एंड माइनरेट बिल्ड ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ द 12th century में बनाई गई कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क है ये। दिस वॉज कांग्रेशनल मॉस्क, ये कांग्रेशनल मॉस्क मानी जाती है जो जहाँ पर बहुत सारे जो लोग इकट्ठा होकर प्रेयर कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। फर्स्ट सिटी बिल्ट बाय दिल्ली सुल्तान्स, ये फर्स्ट सिटी थी जो दिल्ली सुल्तान्स के द्वारा बनाई गई थी। दिल्ली
एक उना जिसे कि ओल्ड सिटी के नाम से जाना जाता था। द मॉस्क वॉज इनलार्ज्ड बाय इल्तुतमिश एंड अलाउद्दीन खलजी और इल्तुतमिश के द्वारा इसको इनलार्ज किया गया था। और जो मीनार बनाई गई थी ये 2 सुल्तान थे, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, जिन्होंने इस मॉस्क को बनाया था। The masjid. The mosque is called a masjid in Arabic, literally a place where a Muslim protest in reverence to Allah in a congregational mosque. Masjid-e-Jami or Jama Masjid. Muslims read their prayers, namaz together. Members of congregation choose the mosque most respected learned male as their leader, imam, for the ritual of prayers. He also delivers the sermon khutbah during the Friday prayer. During prayer, Muslims stand facing Makkah. In India, this is to the west. This is called the Qibla. Mosque is called the masjid in Arabic. Arabic language में जो mosque को मस्जिद कहा जाता है, literally a place where a Muslim prostrates in reference to Allah, जहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठा होकर अल्लाह को याद कर सकें। कांग्रेगेशन मॉस्क वे जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते हैं। कांग्रेगेशन के जो मेंबर्स होते थे, मोस्ट रिस्पेक्टेड लर्न जो मैन हैं मेल, उनको अपने लीडर के रूप में चूज़ करते थे, जिन्हें कि इमाम कहा जाता था। वे रिचुअल और प्रेयर को परफॉर्म करते थे। ही ऑल्सो डिलीवर द सरमन खुतबा। फ्राइडे को होने वाली जो नमाज होती है, प्रेयर होती है, उसमें वे लोग खुतबा भी पढ़ते थे। नमाज पढ़ते टाइम, प्रेयर करते टाइम जो मुस्लिम हैं मक्का की ओर अपने फेस को करके खड़े रहते हैं। इंडिया में हम इसे वेस्ट मानते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द किबला, जिसे कि किबला कहा जाता है। यहाँ पर जो फिगर इसमें थर्ड में आपको दिखा गया है, बेगमपुरी मॉस्क है, बिल्ट इन द रेन ऑफ मोहम्मद तुगलक ने जो बनवाई थी, वॉज द मेन मॉस्क इन जहाँपना, न्यू कैपिटल में है ये दिल्ली के। The Delhi Sultans built several mosques in cities all over the subcontinent. These demonstrate their claims to be protectors of Islam and Muslims. Mosques also help to create the sense of a community of believers. The Delhi Sultans built several mosques in cities. जो दिल्ली सुल्तान ने इस सबकॉन्टिनेंट में के सिटीज़ में कई मॉस्क बनवाई थी, और इनको बनाने का इनका जो पर्पस ये शो करना था कि वो इस्लाम और मुस्लिम्स के प्रोटेक्टर्स हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं। इसके अलावा ये मॉस्क ये भी हेल्प करते थे, एक कम्युनिटी बनती थी, जिससे कि एक लार्ज कम्युनिटी बनती थी और लोग एक ही बिलीफ में, एक ही आस्था में विश्वास करते थे। who shared a belief of system and code of conduct. It was necessary to reinforce the idea of community because Muslims came from a variety of backgrounds. ये हेल्प करते थे कि एक कम्युनिटी बनती थी और एक ही बिलीफ और आस्था में विश्वास करने वाले लोग एक साथ प्रेयर करते थे। कोड ऑफ कंडक्ट, एक ही चीज़ को करने का जो सेम तरीका होता था, एक वर्क का एक सिस्टम बन जाता था। ये कम्युनिटी बेस्ड आइडिया इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि जो मुस्लिम्स थे वो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के थे। आगे जो चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।